साल 2011 रशिया का एक शहर नाइजनी नोवगोरोड। नवंबर की रात पुलिस की टीम एक अपार्टमेंट के दरवाजे पर खड़ी है। वो यहाँ एक छोटी सी बात की तफ्तीश के लिए आए थे। उन्हें कोई बड़ी चीज मिलने की उम्मीद नहीं थी। ऑफिसर ने दरवाजा खटखटाया। एक बूढ़े आदमी ने दरवाजा खोला। अपार्टमेंट में बुक्स थीं, कागजात थे, एक नॉर्मल सा घर था। फिर अचानक से एक ऑफिसर की नजर एक कॉर्नर पे पड़ी। वहाँ एक बड़ी सी डॉल बैठी थी, रंग बिरंगे ड्रेस में, आंखों में शीशे जैसे बटन्स और चेहरा नायलॉन से ढका हुआ। ऑफिसर ने जब डॉल को हाथ लगाया तो अंदर से एक म्यूजिक बजा, एक लोरी बिल्कुल धीमी सी, जैसे एक माँ अपने बच्चे को सुलाते वक्त गाती है। ऑफिसर ने डर से फौरन से अपना हाथ हटा लिया। दूसरे ऑफिसर्स करीब आए। जब कपड़ा हटाया तो पता लगा वो कोई आम सी डॉल नहीं थी, वो एक रियल बच्ची थी, मरी हुई, मम्मीफाइड। आंखों की जगह बटन्स और सीने में एक म्यूजिक बॉक्स रिब केज के अंदर। फिर पूरी टीम ने घर की तलाशी ली। सोफे पर एक और डॉल, शेल्फ पे एक और, बेड के पास एक और। हैरत तो तब हुई जब गैराज के अंदर कुछ लटकी हुई डॉल्स नजर आई। कुल मिलाकर 29 डॉल्स, 29 लाशें, सब छोटी बच्चियां, सब मम्मीफाइड, कपड़े पहने हुए, सब की सब सजी हुई। ये कोई हॉरर फिल्म का सीन नहीं है, ये एक्चुअल अपार्टमेंट की कहानी है, रशिया के 5वें सबसे बड़े शहर में। और इस अपार्टमेंट में रहने वाला शख्स कोई सीरियल किलर नहीं था, वो कोई डरपोक चोर नहीं था, वो एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर था। 13 ज़बानें जानता था, किताबें लिखी थी, रिसर्च पेपर लिखे थे। लोग उसे जीनियस कहते थे। नाम था एनाटोली जॉर्जेविच मॉस्कोविन। और मैं आज आपको उसकी वो कहानी बताऊंगा जो आप सुनने के बाद घंटों तक सोचते रहेंगे। इसलिए नहीं कि ये डिस्टर्बिंग है, बल्कि इसलिए कि ये सिर्फ एक आदमी की कहानी नहीं है, ये उन सब सवालों की कहानी है जो हम कभी नहीं पूछते। 1966 सोवियत रशिया, गोर्की शहर जो आज नाइजनी नोवगोरोड के नाम से जाना जाता है। 1 सितंबर को एक बच्चा पैदा होता है। नाम रखते हैं एनाटोली जॉर्जेविच मॉस्कोविन। बाप का नाम यूरी फेदरोविच, माँ का नाम एल्वीरा एलेक्जेंड्रोवा। बाहर से बिल्कुल आम सा घर, आम से माँ बाप, आम सा मकान, सादा सी जिंदगी। लेकिन एनाटोली वो आम नहीं था। बचपन से ही वो दूसरों से अलग था, खामोश था, बुक्स में रहता था। दोस्तों की जरूरत नहीं थी उसे। मदर टंग के अलावा उसने हिंदी, लैटिन, वेल्श, अरेबिक, फारसी, ग्रीक, हिब्रू और भी कई ज़बानें उसने खुद ब खुद सीख ली, सिर्फ पढ़ पढ़ कर। माँ कहती थी वो बहुत ज़हीन है, शायद इसलिए सबसे अलग रहता है। बाप कहता था इसे बाहर जाने की जरूरत नहीं है, जमाना खराब है, बच्चा बिगड़ जाएगा। और बच्चे ने अपने कमरे में एक नई दुनिया बसा ली थी। उन्होंने गलत नहीं कहा, लेकिन जो वो नहीं समझे वो ये था कि उनका बच्चा अंदर से किसी और ही दुनिया में रह रहा था। और फिर 1974 आया। एनाटोली 3री क्लास में था। स्कूल से वापस आ रहा था, रास्ते में एक अजनबी मिला। और उस दिन जो हुआ वो इतना दर्दनाक था कि एनाटोली ने अगले 50 साल तक किसी को भी नहीं बताया, अपने माँ बाप तक को भी नहीं। स्कूल से वापसी पर उसका रेप हुआ था। उसी दिन से उसकी खामोशी और गहरी हो गई। उसी दिन से वो दुनिया से और दूर हो गया। माँ बाप को लगा मूड्स बदल रहे हैं, वो डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने कहा बच्चा बड़ा हो रहा है, प्यूबर्टी है, ये कहकर डॉक्टर ने वापस भेज दिया। वो राज उसके सीने में दफन रहा डेकेड्स तक। और यहाँ से एक ऐसी कहानी शुरू होने लगी है कि जिसका आप तसव्वुर तक नहीं कर सकते। कुछ अरसे बाद जब एनाटोली स्कूल से वापस आ रहा था, नॉर्मल सा दिन था, लेकिन रास्ते में कुछ अलग हुआ। कुछ मर्द मिले काले सूट में। वो 11 साल की एक बच्ची के जनाजे में जा रहे थे। बच्ची का नाम था नताशा पेट्रोवा। नताशा बिजली के शॉक से मरी थी। इन मर्दों ने एनाटोली को रोका और खींचकर ताबूत के पास ले गए। इसे बोसा दो, उन्होंने कहा। 13 साल का एक डरा हुआ बच्चा, अकेला, और सामने एक मैयत। एनाटोली खुद लिखता है कि उसने उस बच्ची को चूमा, फिर दोबारा चूमा, फिर दोबारा। फिर नताशा की माँ आई, आंखों में आंसू, दर्द में पागल। उसने अपनी मरी हुई बच्ची की उंगली में एक पीतल की अंगूठी पहनाई और एक अंगूठी एनाटोली की उंगली में। दर्द में पागल वो माँ बोली, मेरी नताशा से तुम्हारी शादी हो गई है। 13 साल का एक बच्चा जिसके सामने एक मैयत थी, एक माँ जो दर्द में होश ही खो चुकी थी। ये वो लम्हा था जिसने एनाटोली मॉस्कोविन की पूरी जिंदगी बदल दी। उस रात से एनाटोली के ख्वाब बदल गए। नताशा आने लगी रोज रात को। जब भी वो आंखें बंद करता तो नताशा वहाँ होती और कहती, मेरे पास आओ, मुझे ढूंढो। एनाटोली ने माँ बाप को बताया। उन्होंने सोचा शायद नाइटमेयर है। मगर जब एनाटोली रोज रोज रात को वही ख्वाब देखने लगा और सुबह सहम कर माँ बाप से उसी ख्वाब का जिक्र करने लगा, तो माँ बाप उसको दोबारा उसी डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने कहा प्यूबर्टी है, देख कुछ रहा है, बता कुछ और। तो डॉक्टर ने वेलेरिन पानी में घोलकर पिलाने को कहा। एक हर्बल सेडेटिव है, कहा नींद आएगी तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन कुछ ठीक नहीं हुआ। 1 साल तक यही सब कुछ चलता रहा। रोज रात को नताशा आती,
اور روز صبح اناتولی اس راز کے ساتھ خاموش بیٹھتا۔ پھر ایک رات اناتولی خواب میں دیکھتا ہے کہ وہ نتاشا کو ہی اپنی پریشانی بتا رہا، اور نتاشا اسے کہہ رہی ہے کہ اناتولی تمہیں ایک کام کرنا ہوگا اور پھر میں چلی جاؤں گی۔ کام تھا ایک بلیک میجک ریچول۔ ایک کلاس میٹ کے دانت کا استعمال کر کے اناتولی خود لکھتا ہے کہ اس نے یہ کام کیا، اور پھر نتاشا نے اس کے خواب میں آنا بند کر دیا۔ لیکن جاتے جاتے وہ کچھ چھوڑ گئی، ایک ایسا اوبسیشن جسے سوچ کے بھی خوف آتا ہے، موت سے محبت، قبرستان سے لگن، اور یہ یقین کہ مرنے والا صرف سوتا ہے، وہ واپس آ سکتا ہے، بس جگانا آنا چاہیے۔ اسی خوفناک اوبسیشن کے ساتھ اناتولی بڑا ہوتا گیا، مگر دنیا کے لیے وہ صرف ایک جینیس تھا۔ ماسکو اسٹیٹ یونیورسٹی، سیلٹک سٹڈیز میں ڈگری۔ سیلٹک کلچر وہ کلچر ہے جس میں موت اور زندگی کے درمیان کوئی دیوار نہیں ہوتی، جہاں مرنے والے کی روح ایک بیچ کی جگہ میں رہتی ہے، تیار رہتی ہے واپس آنے کے لیے۔ یہ ڈگری اناتولی کے لیے ایک سبجیکٹ نہیں تھا، ایک جواب تھا، ایک ایسے سوال کا جواب جو وہ 13 سال کی عمر سے پوچھ رہا تھا۔ 13 زبانیں سیکھ لیں، ہندی، عربک، فارسی، لیٹن، گریک، ویلش، ہیبریو، اور بھی کئی 200 سے زیادہ ریسرچ پیپرز لکھے، کتابیں لکھی، یونیورسٹی میں بھی پڑھایا، ایک نیوز پیپر کے لیے کالمز لکھے، ایک ویکلی پیپر تھا نیکرولوجسٹ جو صرف قبرستان اور اوبیچوئریز کے بارے میں تھا۔ اناتولی اس کا ریگولر کنٹریبیوٹر تھا۔ لوگ کہتے تھے یہ بندہ جینیس ہے، ایسینٹرک ہے لیکن جینیس ہے۔ ایک جرنلسٹ نے ایک بار سوال پوچھا، اناتولی اتنی زبانیں کیوں سیکھی؟ اس نے جواب دیا، تاکہ میں لوگوں کو سمجھ سکوں۔ لیکن اصل بات کچھ اور تھی۔ سیلٹک میتھس میں، ڈروئڈ ٹریڈیشنز میں، یاکوت سائبیرین ریچولز میں اناتولی نے ایک چیز پڑھی تھی جو اس نے سب سے چھپائی تھی۔ وہ یہ تھی کہ اگر آپ کسی میت کی قبر پر لیٹ جاؤ اور خاموشی سے سنو تو وہ آپ سے بات کرتی ہیں۔ دونوں کلچرز میں الگ الگ جگہ پر یہ بات لکھی تھی، مگر بلیف ایک ہی تھا۔ اناتولی کو یہ یقین تھا کہ نتاشا نے اسی موت کی رات اسی تابوت کے پاس اس سے بات کی تھی، اور اب اسے وہی کنیکشن دوبارہ چاہیے تھا۔ ماسکو میں یونیورسٹی کے دوران اس نے ایک سٹینک گروپ جوائن کیا۔ لوگوں نے بتایا کہ جب اس نے ان کو نتاشا کی سٹوری سنائی تو سب کے سب حیران رہ گئے، مگر اناتولی وہاں بھی زیادہ نہیں رکا۔ اسے وہ نہیں مل رہا تھا جو وہ ڈھونڈ رہا تھا۔ وہ بات کرنا چاہتا تھا کسی مرے ہوئے سے، سیدھا، بغیر کسی رکاوٹ کے۔ پھر سال آتا ہے 2005۔ اناتولی اب 39 سال کا ہو چکا ہے۔ نائزنی نووگورود لنگوسٹک یونیورسٹی میں پڑھا رہا تھا۔ اپنے ماں باپ کے ساتھ ایک چھوٹے سے اپارٹمنٹ میں رہتا تھا، ان میرڈ، کوئی گرل فرینڈ نہیں، کوئی دوست نہیں، صرف کتابیں اور ریسرچ۔ اولیگ رائبوف، ایک فیلو اکیڈمک اور پبلشر، نے اناتولی کو ایک پروجیکٹ دیا، نائزنی نووگورود اوبلاسٹ کے 40 علاقوں میں 700 سے زیادہ قبرستانوں کا ریکارڈ تیار کرنا۔ کون سی قبریں ہیں، کہاں ہیں، کس کی ہیں، ایک ہسٹوریکل ڈاکیومنٹیشن پروجیکٹ۔ باہر سے یہ ایک ریسرچ ٹرپ تھا، اندر سے کچھ اور۔ 2005 سے 2007 کے درمیان اناتولی نے پیدل چلنا شروع کیا۔ روز صبح اٹھتا، بیگ اٹھاتا اور نکل پڑتا۔ برف ہو، بارش ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ روز 20 سے 30 کلومیٹر۔ اس کو کوئی پرواہ نہیں تھی۔ کھیتوں میں بھوس پر سو جاتا تھا، ابینڈنڈ فارمز میں رات گزارتا تھا، کبھی کبھی تو قبرستان میں بالکل قبر کے ساتھ۔ وہ قبروں پر لیٹ جاتا، گھنٹوں تک سنتا۔ یہ اس کی ٹرم تھی، کانٹیکٹ ڈھونڈنا۔ وہ کہتا تھا کہ کچھ قبریں بات کرتی ہیں، ان سے کوئی انرجی نکلتی ہے، جیسے کوئی فیلنگ، کوئی بلاوا۔ ان 2 سالوں میں اناتولی نے 752 قبرستانوں کا دورہ کیا، پیدل، اکیلے۔ اور ایک بار، صرف ایک بار، اس نے ایک تابوت میں اپنی رات گزاری، ایک انسان کی موت سے پہلے کی رات۔ وہ اس مرنے والے کی جگہ پر لیٹ گیا تاکہ فیل کر سکے کہ موت کیسی ہوتی ہے۔ یہ سب کچھ آفیشیلی ایک بک کے لیے تھا، نائزنی نووگورود نیکروپولس، یونیورسٹی سپانسرڈ اکیڈمک ریسرچ۔ لیکن اس لبادے کے پیچھے اناتولی کا اصل مقصد کچھ اور تھا۔ اناتولی کانٹیکٹ ڈھونڈ رہا تھا ان بچیوں کی روح سے جو ٹھنڈی زمین کے نیچے سو رہی تھی۔ اور آپ کو حیرت ہوگی یہ جان کر کہ سب قبروں نے جواب دیا۔ 2009، نائزنی نووگورود۔ ایک ماں قبرستان آئی اپنی بیٹی کی قبر پر پھول رکھنے۔ مہینے میں ایک بار آتی تھی، بات کرتی تھی، روتی تھی اور پھول رکھتی تھی۔ ٹام سٹون تو موجود تھا، مگر مٹی کچھ ہلی ہوئی لگ رہی تھی، کچھ الگ سی۔ ماں نے جب قریب جا کر دیکھا تو قبر خالی تھی، تابوت نہیں تھا اندر۔ اس کی بیٹی جو سالوں پہلے مری تھی وہ قبر میں موجود نہیں تھی۔ یہ صرف ایک ماں کے ساتھ نہیں ہوا، جب بات پھیلی تو پورے شہر نے نوٹس کیا۔ کچھ قبریں ڈسٹرب تھیں اور کچھ بالکل خالی۔ جو قبریں ڈسٹرب تھیں وہ ساری چھوٹی بچیوں کی تھیں، 3 سال سے لے کے 12-13 سال تک کی، صرف لڑکیاں۔ رشین پولیس نے 2009 میں انویسٹیگیشن سٹارٹ کی جو 2 سال تک چلی، نو کلو۔
कोई सस्पेक्ट नहीं, कोई गवाह नहीं। ऐसे लग रहा था जैसे ये केस एग्जिस्ट ही ना करता हो। फिर 2011 में एक बहुत बड़ा टेररिस्ट अटैक हुआ मॉस्को के डोमोडेडोवो एयरपोर्ट पर। पूरे रशिया में अलर्ट जारी हो गया। लोकल इन्वेस्टिगेटर्स को खबर मिली कि इस अटैक का कोई धागा मुस्लिम कब्रों की डिस्क्रिप्शन से जुड़ा हो सकता है। वो मुख्तलिफ कब्रिस्तानों का दौरा करने लगे। वो वहाँ इन्वेस्टिगेशन के लिए जाते थे। ऐसे में वो एक कब्रिस्तान पहुँचे जहाँ उन्होंने एक आदमी को देखा जो रात के अंधेरे में कब्र के पास कुछ कर रहा था। जब इन्वेस्टिगेटर्स करीब गए तो उन्होंने देखा कि कुछ गलत काम हो रहा है। उस शख्स को रोक लिया गया और अरेस्ट कर लिया गया। इन्वेस्टिगेशन करने पर पता चला कि उस बंदे का नाम है एनातोली मॉस्कोविन। रशियन पुलिस की एक टीम एनातोली के अपार्टमेंट पहुंची। एक सिंपल वेंडलिज्म चेक, शायद कुछ एक्सट्रीमिस्ट प्रोपेगेंडा मिले या शायद कुछ एंटी रिलीजन मटेरियल। मगर जब चेक किया गया तो एक नॉर्मल सा अपार्टमेंट था। बुक्स की शेल्फ्स, हजारों किताबें, कागजात, क्लटर, आम सा घर। मगर फिर अचानक ऑफिसर को साइड में कपड़ों में लिपटी एक बड़ी सी चीज नजर आई। वो करीब गया, हाथ लगाया और अंदर से एक म्यूजिक बजने लगा। धीमी सी लोरी, म्यूजिक बॉक्स की आवाज। ऑफिसर ने डर के मारे हाथ खींच लिया। दूसरा ऑफिसर आया, फिर तीसरा। उन्होंने जब कपड़े हटाए तो वो डॉल नहीं थी, वो एक बच्ची थी, ममेफाइड, मरी हुई। आंखों की जगह बटन्स, चेहरे पे नायलॉन, सीने में म्यूजिक बॉक्स बिल्कुल रिब केज के अंदर। और फिर पूरी टीम ने घर का कोना कोना देखा। सोफे पर एक बैठी हुई थी, शेल्फ पर एक खड़ी हुई थी और बेड के पास एक लेटी हुई थी। और कुछ थी जो गैराज में लटकी हुई थी, वो जिन्हें एनातोली पसंद नहीं करता था। कुल 29 बच्चियां, सब बच्चियों की उम्र 3 साल से 15 साल के दरमियान। बस एक दो थी जिनकी उम्र 20 साल से ऊपर थी। सब कब्रिस्तानों से चुराई हुई, वेल ड्रेस्ड, एग्जैक्टली जिस तरह एनातोली को पसंद थी। एक सीनियर ऑफिसर ने बाद में मीडिया को बताया कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी की सर्विसेज में कभी ऐसा नहीं देखा और न कभी आगे देखना चाहूंगा। जब पुलिस ने अपार्टमेंट का पूरा रिकॉर्ड देखा तो और भी चीजें मिली। एक डायरी, हर डॉल का नाम, हर एक का जन्मदिन, हर एक की पसंदीदा चीजें और हर डॉल के बारे में डिटेल्ड नोट्स। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह एक बाप अपनी बच्ची के बारे में लिखता है। जन्मदिन पर एनातोली केक लाता था, मोमबत्तियां जलाता था, गाता था, कार्टून्स चलाता था और उन बच्चियों को साथ बिठाकर दिखाता था। आंखों पर बटन इसलिए लगाता था ताकि वो स्क्रीन देख सके। सीनों में म्यूजिक बॉक्सेस इसलिए थे ताकि जब वो उन्हें उठाता या घुमाता तो वो उसे जवाब दे सके, कोई आवाज दें, कोई साइन दें। एक डॉल के सीने पर उसकी अपनी कब्र का पत्थर था। एक पर हॉस्पिटल का रिस्ट बैंड था जिस पर मौत की डेट लिखी थी। एक डॉल के ऊपर तो एक सूखा हुआ दिल था। एनातोली का ख्याल था कि ये बच्चियां वाकई जिंदा हैं या फिर कभी ना कभी तो होंगी। जब साइंस आगे जाएगी, जब तरक्की होगी तो वो इन्हें दोबारा जगाएगा, वापस लाएगा। वो इन्हें अपनी बच्चियां समझता था। और कोर्ट में एनातोली ने इन बच्चियों के माँ बाप की तरफ देखकर कहा, तुमने इन्हें ठंडी जमीन पर छोड़ दिया, मैं इन्हें घर लेकर आया, इनकी देखभाल की। कोई भी माँ बाप ये सुन नहीं पाया, कोई भी। लेकिन ये सब क्यों किया, ये सवाल सबसे जरूरी है। क्योंकि एनातोली मॉस्कोविन कोई सीरियल किलर नहीं था, उसने किसी का कत्ल नहीं किया। वो एक ग्रेव रॉबर था, एक मेंटली इल इंसान और एक ब्रोकन आदमी। लेकिन क्यों? आपको हैरत होगी ये जानकर कि एनातोली मॉस्कोविन बाप बनना चाहता था बगैर शादी के। इस बात पर मैं आता हूँ, लेकिन पहले ये जान लो कि ऐसा हुआ क्यों। सबसे पहली वजह थी अकेलापन। नेचर ने इंसानों को इंसानों से जोड़ा है, मगर एनातोली के माँ बाप ने कभी उसके साथ वो बॉन्ड ही शेयर नहीं किया। उसको अकेले रहने की आदत थी और रेप के बाद वो वैसे ही सहम गया। और नताशा से मिलने के बाद उसने खुद अपनी दुनिया बना ली, एक ऐसी दुनिया जिसका किसी को नहीं पता था और किसी ने जानने की कोशिश भी नहीं की। एनातोली ने कभी शादी नहीं की, कोई गर्लफ्रेंड नहीं रखी, कोई दोस्त नहीं था। यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था लेकिन कॉलीग से दूर रहता था, सिर्फ किताबें, रिसर्च पेपर्स और कब्रिस्तान। फिर एक दिन उसने डिसाइड किया कि वो बाप बनना चाहता है। रशिया की अडॉप्शन एजेंसी से राब्ता किया, दरख्वास्त की कि वो एक बच्ची अडॉप्ट करना चाहता है, लेकिन उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। रीजन वाज़ेह थी कि वो अनमैरिड था, सैलरी कम थी और सिंगल मर्द को गोद लेने की इजाज़त नहीं। एनातोली ने फिर कोशिश की, फिर मना हो गया। बार बार की कोशिश के बाद भी जब वो बाप नहीं बन सका तो उसने एक ऐसा रास्ता इख्तियार किया जो किसी इंसानी सोच या समझ में नहीं आता। सेल्टिक मैथोलॉजी और याकूत साइबेरियन ट्रेडिशन में एक बिलीफ है, मैयत की कब्र पर लेटकर सुनने वाला उनसे राब्ता कर सकता है और अगर उनको घर ले आए तो वो खुश रहती हैं, सोती हैं, मगर घर में। एनातोली ने इसको हकीकत समझ लिया। उसने सोचा ये बच्चियां ठंडी जमीन में सोई हैं, अकेली हैं, उनके माँ बाप उन्हें भूल गए हैं और वो बच्चियां किसी बीच की जगह में हैं।
न पूरी तरह जिंदा न पूरी तरह मुर्दा। मैं इन्हें वापस ला सकता हूँ, उसने सोचा। मैं इनकी परवरिश कर सकता हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ कि एनातोली ने ये काम किस तरह किया, क्योंकि ये डिटेल सुनना जरूरी है ताकि आप समझ सकें कि ये कोई एक बार का काम नहीं था। ये सालों की मेहनत थी, सोच समझ के की गई प्लानिंग, एक ऐसी दुनिया जो खुद उसने अपनी हाथों से बनाई थी। एनातोली रोज सुबह न्यूज़पेपर की ओबिचुरीज पढ़ता था। जब भी कोई बच्ची मरती तो वो उनको अपने नोट्स में लिख लेता। फिर वो रात में वहाँ जाता और कब्रों में लेट जाता, घंटों तक सुनता, खामोश रहता। फिर अगर उसे लगे कि वो बच्ची बात कर रही है तो वो उन कब्रों को मार कर देता। कुछ अरसे के बाद वो वापस आता एक शॉवेल के साथ, रात के अंधेरे में अकेला। फिर लाश घर आती और असल काम शुरू होता। उसने केमिकल प्रोसेस सीखा था कि कैसे नमक और बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करके मम्मीफिकेशन की जा सकती है, इजिप्शियन मम्मीफिकेशन की तरह, लेकिन किचन में। चेहरा नायलॉन से ढकता था या फैशन प्लास्टिक डॉल्स का चेहरा लगाता था। आंखों में बटन्स लगाता था या फिर टॉय आईज। सीने में म्यूजिक बॉक्स डालता था ताकि वो जवाब दें। फिर कपड़े, मेकअप और कब्र से उठाई गई उनकी सारी चीजें, टॉमस्टोन, उनके अपने कपड़े जिनमें दफनाया गया था, और उनकी तस्वीरें। और फिर घर में जहाँ भी जगह मिलती, सोफे पर, शेल्फ्स पर, बेड के करीब, वहाँ उनको रख देता। और इस तरह उसने अपनी एक फैमिली बनाई। और उनमें से वो बच्चियाँ जो उसको पसंद नहीं आती थी या जो उसको लगता था कि उससे बात नहीं कर रही, उनको वो गराज में लटका देता था। इन्वेस्टिगेटर्स को घर में डॉल मेकिंग मैनुअल्स भी मिले, नाइजनी नोवगोरोद के कब्रिस्तानों के मैप्स भी मिले, वीडियो फुटेजेस भी मिले जिसमें एनातोली खुद इन बच्चियों के दरमियान खड़ा था, शादी के लहंगे और रंग बिरंगे ड्रेसेस के बीच। वीडियो में एक वॉइस ओवर भी था एनातोली की अपनी आवाज में, ये बच्चियां मेरी हैं और मैंने इनको मम्मीफाई कर दिया है। अब ये सुनने के बाद आप एक काम जरूर करोगे, लेकिन रुके रहो। एनातोली के माँ बाप उसके अपार्टमेंट में रहते थे, उसी अपार्टमेंट में जहाँ 29 मम्मीफाइड लाशें थी। उनका कहना था कि हमें लगा उसकी हॉबी है, बड़ी बड़ी डॉल्स बनाना कोई बुरी बात नहीं है। 29 मम्मीफाइड लाशें, आंखों पे बटन्स, सीने में म्यूजिक बॉक्स, कुछ गलत नहीं था। एक नेबर ने भी बताया कि कभी कभी वहाँ से बू आती थी। हमें लगा शायद सीवरेज का मसला है। गर्मियों में माँ बाप कंट्री हाउस चले जाते थे, तब एनातोली अकेला होता था। इन्वेस्टिगेटर्स ने नोट किया कि एनातोली उस वक्त काम करता था और असल बच्चियों को मम्मीफाई करके डॉल्स बना देता था ताकि लोगों को शक ना हो। जब माँ बाप वापस आते तो उनको और भी डॉल्स दिख जाती थी। मगर हैरत की बात ये थी कि एक 40-50 साल का मर्द ये हरकतें कर रहा है और माँ बाप को कुछ बुरा नहीं लग रहा। और ये इस कहानी का वो हिस्सा है जो सबसे ज्यादा डिस्टर्बिंग है। इसलिए नहीं कि माँ बाप ने तवज्जो नहीं दी, बल्कि इसलिए कि दुनिया हमेशा यही करती है। हर बुरी बू को सीवरेज का मसला कह देती है और हर अनोखी चीज को हॉबी का नाम दे देती है। हर खामोशी को एसेंट्रिसिटी समझ लेती है। और इस बीच कहानी कुछ और ही चल रही होती है। नवंबर 2011, एनातोली हैंडकफ्स में था, बिल्कुल खामोश, कोई घबराहट नहीं, कोई डर नहीं, वही खामोशी जो हमेशा से थी। जब पुलिस ने घर में ये सब पाया तो रशिया में एक तूफान मच गया। हेडलाइंस पूरी दुनिया में छपी, लॉर्ड ऑफ द ममीज, द रशियन डॉल मैन। ये और बहुत से नाम एक ही शख्स को दिए गए। एनातोली मॉस्कोविन के ऊपर 44 काउंट्स ऑफ ग्रेव डिस्क्रिशन लगे, आर्टिकल 244 के तहत, जो रशिया में कब्रों की बेहुरमती के ऊपर लागू होता है। मैक्सिमम 5 साल जेल। कोर्ट में वो पीसफुल था, कोऑपरेटिव था। इन्वेस्टिगेटर्स को खुद सब कुछ बताया कि वो क्या करता था, क्यों करता था और कहां कहां पर करता था। उसने ये भी क्लियर किया कि ये सब कुछ सेक्सुअल नहीं था। पुलिस ने भी ये बात कंफर्म की कि कोई सेक्सुअल मोटिवेशन नहीं थी। वो वाकई इन्हें अपनी बच्चियां समझता था। एक बार कोर्ट में विक्टिम्स के माँ बाप की तरफ देखकर कहा, तुमने इन्हें ठंडी कब्र में छोड़ दिया और मैं इन्हें घर लेकर आया। वहाँ एक माँ बैठी थी, नतालिया चार्डिमोवा। उसकी बेटी ओल्गा का एक अलग क्राइम में मर्डर हुआ था जब वो 10 साल की थी। नतालिया सालों से ओल्गा की कब्र पर जाती थी, फूल रखती थी, बात करती थी। जब एनातोली का केस सामने आया तो उसे पता चला कि उसकी बेटी की कब्र खाली थी और वहाँ कोई नहीं था। उसकी बेटी इस आदमी के सोफे पर बैठी थी, बटन्स वाली आंखों के साथ। नतालिया ने मीडिया को बताया कि इस क्रिएचर ने मेरी बेटी मुझसे 2 बार छीन ली, पहली बार क्रिमिनल ने और दूसरी बार इसने। 2012 में एनातोली को साइकेट्रिक इवैल्यूएशन के लिए भेजा गया। पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया डायग्नोज हुआ। उसे एक हाई सिक्योरिटी साइकेट्रिक वार्ड में डाला गया। रिपोर्ट्स आई कि वहां उसकी जिंदगी बहुत मुश्किल थी। रोज 15 से ज्यादा मेडिकेशंस, एक कैटाटोनिक स्टेट। वो उठता, बैठता, लेटता, लेकिन अंदर से वो कहीं और ही था। एक ह्यूमन राइट लॉयर वियोलेटा वोल्कोवा ने उसकी बात उठाई, कहा उसको एक इंडिपेंडेंट क्लिनिक में भेजना चाहिए। 2018 में सजेस्ट किया गया कि एनातोली घर में ही ट्रीटमेंट ले सकता है। नतालिया ने सुना तो कहा कि इस क्रिएचर को हमेशा के लिए कैद रखना चाहिए क्योंकि इसने मेरी जिंदगी में सिर्फ खौफ, दर्द और अंधेरा भरा है। 2019 में साइकेट्रिक फैसिलिटी ने पिटीशन दी
कि वो बेहतर हो गया है, लेकिन वो डिनाई किया गया। 2026 में आज भी एनाटोली मॉस्कविन उसी साइकेट्रिक हॉस्पिटल में है। इस कहानी में सबसे ज्यादा चीज जो मुझे हैरान करती है वो ये नहीं है कि एनाटोली ने ये सब कुछ किया, वो ये है कि दुनिया ने उसे कभी सीरियसली लिया ही नहीं। वो कब्रों पर सोता था, पुलिस ने उसे रोककर क्रेडेंशियल्स देखे और भेज दिया। वो 752 कब्रिस्तानों में गया और बाकी सब यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट समझते रहे। वो असल बच्चियों की डॉल्स बनाता था और माँ बाप इसे एक हॉबी समझते रहे। नेबर्स को बू आती थी और उन्होंने सेवरेज का मसला समझा। 19 बच्चियां एक एक करके उनकी कब्रों से दूर हो गईं और किसी ने नोटिस तक नहीं किया। एनाटोली की एक लाइन है जो बहुत हॉन्टिंग है, जो उसने इन्वेस्टिगेटर्स को बताई। मैं कब्रों पर लेटता और सुनता और कभी कभी वो मुझसे कहती कि मुझे बाहर निकालो, मैं बाहर आना चाहती हूँ। एनाटोली मॉस्कविन ने किसी को कत्ल नहीं किया। यह रशिया का सबसे खतरनाक आदमी नहीं था, ये दुनिया का सबसे अकेला आदमी था। एक ऐसा इंसान जिसे 2 बार तोड़ा गया, एक बार जब रेप हुआ और एक बार 13 साल की उम्र में एक ताबूत के करीब। द रशियन डॉल मैन की कहानी सिर्फ एक हॉरर स्टोरी नहीं है, ये एक रिमाइंडर है कि इंसान के अंदर की अंधेरी जगहें अगर भर ना पाए तो वो कहीं और जगह बना लेती हैं। और उस रात नाइजनी नोवगोरोड के अपार्टमेंट के अंदर 29 म्यूजिक बॉक्सेस एक साथ बज रहे थे। अपना ख्याल रखें, अपने आसपास वालों का भी। अल्लाह हाफिज।